सखी सहेली। हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। बुआ भाई, मौसम करवट ले रहा है और इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा की बात भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या बाकी शारीरिक मानसिक सभी तरीके की। आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। लेकिन आज हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रही हो। आज राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी हम कर रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, तो इसकी ढेर सारी बधाई देते हैं और बताते हैं कि भरोसा कैसे हमारे लिए जीवन की पूंजी है। बिल्कुल, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। पूंजी ही इसीलिए इसलिए कहेंगे क्योंकि इसे पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर खो गया तो भाई फिर आफत है। आफत ही आफत है। जो चीज़ पाने में इतनी मुश्किल हो, जाहिर है कि अगर वो खो गई तो समझिए कि सब कुछ चला गया। हाँ। और ये तो है। और भरोसा क्या कितना महत्व रखता है और कैसे आपने किसी के ऊपर भरोसा किया और कैसे आपका वो टूटा, या कैसे आपने किसी को भरोसा दिलाया और बनाए रखा उसको, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और कथा सुधा का दिन है तो हमारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब, इसका दूसरा भाग आज हम सुनेंगे। और इसके अलावा सौंदर्य चर्चा आज के दिन हम करते हैं सोमवार को। तो अपना कहते हैं ना कि हम पूरे शरीर की सुरक्षा हमें या स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, सुंदरता पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ कुछ हिस्से होते हैं ना जिन पर खास ध्यान की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अछूते रह जाते हैं, छूट जाते हैं। तो इसी तरह से गर्दन का जो हिस्सा है, जहाँ अगर कालापन आ जाए तो वो कई बार हम कितने भी सुंदर दिख रहे हैं, वो वहीं कहीं ना कहीं खटक जाता है। तो उसे भी हम सुधार सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। और खटके नहीं खटके, लेकिन हाँ, पूरा शरीर हमारा स्वच्छ साफ रहना चाहिए, एक सा रहना चाहिए। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही कोहनी की बात की थी और घुटनों की बात की थी, उसके कालेपन की। तो आज गर्दन की बात करेंगे कि कैसे वो भी साफ सफाई में रहे और ठीक ठाक दिखे। कलियां भी मुरझा जाती हैं अगर उन्हें सुरक्षा ना मिले, माली उनकी देखभाल ना करे। बिल्कुल। और सही देखभाल इतनी ज़रूरी है कि अगर हम मान लेते हैं कि भाई उन्हें धूप चाहिए, कभी ज़्यादा मिल गई या कम मिल गई, नहीं मिली, तो भी दोनों तरफ से दिक्कत हो जाती है। तो बहुत सही मात्रा में क्या चीज़ें चाहिए, कब चाहिए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सुरक्षित रहते हैं। और इसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आज हम कर रहे हैं क्योंकि मना रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इसे मनाना तभी सार्थक होगा जब एक दूसरे के बीच भरोसा सदा बना रहेगा। राष्ट्र हमारी पूंजी है और इस पूंजी की कुंजी भरोसा है, और इस पूंजी की कुंजी में कोई हाथ ना डाल सके, इसके लिए हम सभी देशवासियों के दिल से दिल तक भरोसा पिरोज देना अति आवश्यक है। तो वैसे इन्होंने दोनों विषयों को समाहित कर लिया एक ही अपनी बात में। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे सभी साथी ऐसा सोच रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, लेकिन ये दिन जो है वो कार्यस्थल और दैनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए मनाया जाता है। तो 4 मार्च 1966 को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC की स्थापना की गई थी। और 72 में पहली बार NCC के स्थापना दिवस को ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया। और एक दिवसीय प्रयास बहुत जल्दी ही एक सप्ताह के उत्सव में बदल गया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया। तो भाई ये सुरक्षा सप्ताह इस बार भी मनाएंगे बुआ जी हम, और 4 से 10 मार्च तक चलेगा। और जब ये मनाया जाता है तो हर साल इसकी कोई ना कोई एक थीम भी रहती है। इस साल की थीम है ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व, यानी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। तो ये इसी पर केंद्रित रहेगी, ये जो थीम है, जो भी काम होंगे, जो कार्य किए जाएंगे। और ये जो विषय है इसकी ये है कि जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देना और सक्रिय नेतृत्व का महत्व सभी प्राणियों के लिए और पर्यावरण की भलाई के लिए सुनिश्चित अगर हम करें, इसके बारे में ये बताएगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर पर्यावरण की भलाई के बारे में हम सोचें और नेतृत्व के महत्व को समझेंगे तो जाहिर है कि सभी काम बड़ा आसान हो जाएगा। और इसका प्राथमिक उद्देश्य कार्यस्थल पर, जैसे कि हमने कहा, वहाँ पर सुरक्षा और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाना है। अन्य उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को फैलाना, कार्यस्थलों में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना और उन्हें जोड़ना है। इसी तरह से हमारे सुनने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। हमारे ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, तभी तो हम अपने हथियार भी आज खुद बना रहे हैं, जिससे हम
आगे किसी के आगे हाथ भी ना फैला सकें और अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकें। बिल्कुल सही बात है। सभी सेक्टर में सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य है। किसी सेक्टर में काम करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान हर क्षेत्र में लोगों को सेफ्टी से जुड़ी बातें बताई जाती हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से बचने के तरीके और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। इसके लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और चंचल बेटा, यहाँ सप्ताह की बात हो रही है तो एक बात और बता दें कि विश्व महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को। तो जाहिर है कि हमारे साथी सोच रहे होंगे क्या होगा। तो भाई आज तो कथा सुधा का दिन है, लेकिन कल से हम पूरा सप्ताह मनाएंगे, यानी कल से लेकर शुक्रवार तक 8 मार्च तक प्रतिदिन नए कार्यक्रम, लगभग नए और कुछ प्रेरणादायक जो कार्यक्रम है वो हमारे साथी ज़रूर सुनेंगे। तो सुनिएगा। तो बिल्कुल हम महिला सप्ताह भी मनाएंगे। और सुरक्षा की बात हम कर रहे थे बुआ जी, तो जो अलग अलग व्यवसाय हैं, कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें बहुत जोखिम होता है, ख़तरा होता है, तो वहाँ उनमें बचाव किस तरह किया जाए, आत्म सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और कुछ उपकरण अगर उन्हें चाहिए तो वो भी प्रदान किए जाते हैं और इसके बारे में किस तरह से वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है। इसके संग संग एक बात और है कि उन्हें खुद भी पता होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए कौन से उपकरण हैं और उनके क्या अधिकार हैं, वो किससे मांग सकते हैं, क्या अपने विभाग से मांग सकते हैं, या कोई दुर्घटना हो गई तो उसके लिए उन्हें क्या मतलब कहते हैं ना, मुआवजा वगैरह मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे साथियों को नहीं पता होती हैं, तो इसके माध्यम से ये भी जागरूकता फैलाना है। बिल्कुल। और पूरे देश में अलग अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और यही सब सेमिनार होते हैं जहां इन लोगों को इस बारे में, जैसा भी आपने बताया, पूरी जानकारी दी जाती है, उन्हें जागरूक किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं देश की आर्थिक स्तर पर किस तरह से विकसित होगा निर्भर करती हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसके संग संग बहुत ज़रूरी है कि उन्हें सम्मानित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे लोगों को आज के दिन सम्मानित भी किया जाता है और सप्ताह में भी, जिन्होंने अपने कार्यस्थल और समुदायों में सुरक्षा के सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें सुरक्षित ड्राइविंग आदतों, घरेलू उपकरणों, औजारों का सुरक्षित उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित व्यवहार को भी बढ़ावा देना शामिल है। तो जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो भी घर में सुरक्षा कैसे रखनी चाहिए इसका बड़ा ध्यान रखती हैं। जो रसोई में बहुत सारे उपकरण होते हैं जो कई बार खतरे का सबब बन जाते हैं, अगर गैस आपने खुली छोड़ दी तो, या धार जो चीज़ें होती हैं, कैंची है, चाकू है, वो बच्चों की पहुंच से परे रखती हैं, तो ये सुरक्षा उनके हाथ में होती है और देती हैं वो, तो उन्हें हम मन से उनका भी सम्मान है सभी बहनों का हमारे। तो जब भरोसा है ना, भरोसा टूटता है ना, तो इंसान जिसका भरोसा टूट रहा है वो सच में तड़प रहा होता है। ये बात तो है। और फिर जब दर्द हद से गुजर जाता है तो कुछ ऐसे ही निकलता है। लेकिन भरोसा जो है वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, भरोसा चीज़ ही ऐसी है, अगर टूटा तो, क्योंकि इसे जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, कांच की तरह ये चीज़ होती है, और अगर जुड़ भी जाए तो वो गांठ या वो दरार वो हमेशा नज़र आती है, जो आपको उस भूल की या आपकी उस धोखे की याद हमेशा दिलाती रहेगी कि इस जगह भरोसा तोड़ा गया था या टूट गया था। चंचल बिटिया, ऐसा है ना कि वहाँ गांठ बनी नहीं पाती है, क्योंकि दोबारा उस पर कोई भरोसा नहीं करता है तो वहाँ जुड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। बल्कि आपने जिसको बताया है या जो आपके आसपास है, आपने नहीं भी बताया, अगर उसको पता भी है तो वो खुद भी धोखा नहीं खाया होगा, लेकिन वो फिर भरोसा नहीं करेगा। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से आप कटघरे में आ जाएंगे और फिर आप सबसे दूर हो जाएंगे। यानी दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर ही पिएगा बचने के लिए। इसी तरह से हमारे साथी ने लिखा है कि भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही नहीं बांटी जाती। ये खुद पर रखो तो ताकत और दूसरे पर रखो तो कमज़ोरी बन जाता है। वस्तुतः भरोसे से उपजा विश्वास ही मानवीय रिश्तों की चमक को बढ़ाता है। इस भरोसे के दरकने के बाद मानवीय रिश्तों में अलगाव होता है। ये भी उतना ही सच है कि भरोसे का भाव बनाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं अधिक कठिन है उसे बनाए रखना। क्या बात है, बनाए रखना वाकई कठिन है लेकिन ज़रूरी भी है। और कुछ ऐसी ही बातें सभी लोग लिख रहे हैं कि भरोसे का विशिष्ट महत्व है मानव जीवन में। भरोसा मानवीय रिश्तों को जोड़कर रखता है, इसमें मजबूती प्रदान करता है, परस्पर विश्वास की भावना जगाने का काम करता है। स्वयं पर भरोसा करके ही सफलता के उच्च प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। एक सच ये भी है कि भरोसे के भाव को निरंतर बनाए रखना, लगभग यही बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी हैं। और जैसे तुमने पहले कहा ना कि गलती वाली बात, तो इस पर हमारे साथी ने ये भी लिखा है, गलती की माफ़ी
माफ़ी बार बार होती है, पर भरोसा किसी से एक बार होता है। किसी का भरोसा तोड़ना भी एक हत्या के समान ही है। हत्या में एक बार मौत हो जाती है, पर जिसका भरोसा टूटता है वो तिल तिल कर मरता है। और दुख की घड़ी में किसी का भरोसा ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। हर कोई पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर भरोसा ज़्यादातर अपनों पर ही किया जाता है, और वही अपने ही भरोसा तोड़ते हैं, तो फिर गैरों से क्या शिकायत। और भरोसा के बिना ज़िंदगी आगे बढ़ भी नहीं सकती। कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आता है कि आपको भरोसा करना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बात और भरोसा वो चीज़ है जहाँ रिश्ते मजबूती देता है रिश्ते को, तो वहीं रिश्तों को कमज़ोर बनाता है या तोड़ भी देता है। और किस व्यक्ति पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, ये सारी बात, या अपने मन की कोई बात है हम कितना उससे कोई बात को साझा कर सकते हैं, ये निर्भर करता है कि उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, और अब तक जितना हम देखते आए हैं उस व्यक्ति को, उसका आचरण कैसा रहा है, या औरों के साथ उसके संबंध कैसे रहे हैं। यहाँ हम उसका आकलन करते हैं कि इस व्यक्ति पर हमें भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं ये भी बात होती है कि आपने बहुत वर्षों तक, 20-25 वर्षों तक भरोसा किया, और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में वैसी कठिन स्थिति कभी ना आई हो जहां आप उसको तौल पाए हों, और अचानक से जैसे कि आपको ऐसी स्थिति आई, जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ी या मदद की ज़रूरत पड़ी, शारीरिक भी हो सकती है कि आपको उनकी ज़रूरत है कि आप इस समय उपस्थित हो जाइएगा, हमारे घर में ज़रूरत है, और वो नहीं आए या नहीं आई, ऐसा भी होता है। ऐसे ही हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन में भी कई बार देखा था ना, कि जो मॉनिटर है या कोई अपनी साथ की सहेली, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हाँ ये तो बहुत गलत हुआ है, हम चलते हैं प्रिंसिपल के पास, प्रधानाध्यापिका के पास गई, और वो तो गायब हो गई, और हम लोग सब लोग आगे चले गए। बिल्कुल, उनके भरोसे पर कि वो हमारा साथ देंगी, हम आगे चले जाते हैं, पता लगा वही पीछे हो गए, तो वहाँ हमारी सच्ची बात भी झूठी साबित हो जाती है। बिल्कुल, कभी कभी वो नेतृत्व का बीड़ा तो उठाती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, हम तुम लोगों की बात कहेंगे, और वहाँ जाकर पलट जाती हैं, और जो प्रधानाध्यापिका ने कहा या शिक्षिका ने कहा, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, और वहीं पर कह दिया कि हम तो मना कर रहे थे इन लोगों के संग आने के लिए, यही लोग पीछे पड़ी थी तो हम आ गए मैडम। ये तो ऐसा भी ये बुआ वो वाली बात हुई कि जहाँ देखा कि पलड़ा भारी है उस तरफ जाके झुक गए, और हल्का वाला पलड़ा चाहे उसमें कितनी ही सच्चाई क्यों ना हो, वो कहते हैं ना कि एक तुलसी का पत्ता भी बहुत सारे रखे हुए चीज से ज्यादा हो जाता है। हाँ, सही तो वही बात है। तो ये समझना होगा कि समझ की मतलब नजर की परख इतनी होनी चाहिए कि उस बात को समझ सके। अब देखो, जब शिक्षक हो जाओ तब तो ठीक है चंचल बिटिया, अब तुम जो कह रही हो, उस समय तो जब विद्यार्थी सब होते हैं तो सब एक दूसरे पर खूब भरोसा करते हैं और खूब धोखा खाते हैं, है ना? और ऐसे ही कुछ पेशे इस तरह के होते हैं जहां हमारा भरोसा ही आगे बढ़ने का आधार होता है। अगर हम अदालत जाते हैं किसी केस को लेकर, तो उस वकील पर ही हमारा भरोसा होता है कि ये हमें न्याय दिलवाएंगे। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर पर पूरा भरोसा होता है, इतना भरोसा कि उन्हें हम भगवान मानते हैं कि यही हैं जो हमें स्वस्थ कर सकते हैं। और इसी तरह से जो भी इस तरह के पेशे हैं, वहाँ कई बार उन्हें शपथ भी दिलवाई जाती है कि आपके पास जो भी आएंगे न्याय मांगने या इलाज मांगने, आप उनके साथ पूरा न्याय करेंगे। लगभग सभी जो इस तरीके के हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वकील हों, चाहे वो जज हों, और डॉक्टर की बात आ रही है, या सुरक्षा के क्षेत्र में जो भी होते हैं, उनको सबको शपथ दिलवाई जाती है, लेकिन वो बहुत गहरे तक शायद नहीं पैबस्त हो पाती है। तो कहीं ना कहीं हो जाता है, भरोसा टूटता है। तो भरोसा बनाए रखना चाहिए। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई हमेशा भरोसे से शुरुआत करो, मगर आंखें खुली रखो जब तक कोई वजह ना हो भरोसा नहीं करने को। तो बात सही है कि आंख खुली रखिए, लेकिन फिर भी धोखा तो खा ही जाते हैं। कई बार क्या होता है बुआ, हम दबाव में आकर या रिश्ते किसी के साथ ऐसे होते हैं तो हाँ तो कह देते हैं, वादा कर लेते हैं, लेकिन अपनी ही बात पर हम खरे उतर नहीं पाते हैं और सामने वाले का भरोसा हम खो देते हैं, क्योंकि हम खुद ही विश्वस्त नहीं थे कि इस काम को हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन दबाव में आके हमने हाँ कहा था। तो इसी तरह से जब आपका सामर्थ्य हो तभी वो भरोसा हमें देना चाहिए, क्योंकि उस भरोसे को देखकर आगे जो सुनने वाले हैं उनका भी भरोसा टूटता रहेगा और हमारी छवि बिगड़ती रहेगी ना इस चीज़ से। हाँ, लेकिन इस बारे में ये सबसे अच्छा है कि आप हिम्मत करके पहली बार ही स्पष्ट बता दें। इसमें किसी भी दबाव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना तो आप जो छवि बिगाड़ रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जिसका भरोसा टूटा है, जिसने आपके ऊपर भरोसा किया है, उसका जो काम बिगड़ रहा है वो बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथी जैसे लिख रहे हैं कि वो उसकी एक तरह से हत्या है और वो तिल तिल करके मरता है, और उसको बार बार ये पछतावा होता है कि हमने क्यों भरोसा किया इनके ऊपर। मतलब वो
चोट खाता है, उसके बाद उसको लगता है कि हमने खुद पे, उसको ग्लानि भी बहुत होती है। अब सोचिए उस ग्लानि में वो जलता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आर्थिक जब मापदंड आते हैं वहाँ ऐसा बहुत होता है कि बहुत भरोसा करके आपने किसी को पैसे दिए हों कि हाँ भाई ये व्यक्ति समय पर हमें वापस करेगा, क्योंकि उसी समय के हिसाब से हमारा भी शायद कोई आगे आने वाला काम था जो हमने भरोसे पर रखा था। लेकिन उस समय अगर वो रकम हमें वापस ना मिले तो सामने वाला व्यक्ति, उसने देर सवेर चलो लौटा भी दिया, दोबारा जब वो हमसे मांगने आएगा तो हम हिम्मत ही नहीं करेंगे कि इसको कभी हम पैसे दे सकें। और केवल उसको नहीं बल्कि किसी को भी पैसे नहीं देंगे। हो सकता है कोई बहुत ज़रूरतमंद हो और जिस पर आप भरोसा कर सकते थे और वो बिल्कुल सही था, मतलब जेन्युइन था व्यक्ति, उसको भी नहीं देते हैं। और तो कभी कभी ये भी होता है ना। बिल्कुल। और नकारात्मक बातें करने वाले या दूसरों में कमियां ढूंढने वाले ही कुछ लोग होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि जो किसी पर भरोसा भी कम करते हैं। ऐसे लोग किसी की समस्या का समाधान तो करते नहीं बल्कि खुद दूसरों के लिए हमेशा समस्या बनते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो भरोसा खोने ही वाले हैं। जी तो ये बात है यकीन की। बिल्कुल बुआ। इसी पर चंचल बिटिया बाबा भारती की कहानी याद आती है कि बाबा भारती थे, पूजा पाठ करते, फिर उनके पास एक बड़ा हृष्ट पुष्ट सुंदर सा घोड़ा था, उसका नाम था सुल्तान। तो बहुत फक्र महसूस करते थे, मतलब था भी बहुत अच्छा, और इशारे से उनकी बात समझता था। और कम से कम जब तक कि 8-10 किलोमीटर उसके संग घूम नहीं लेते थे, उसके पे सवारी नहीं कर लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। और ये चर्चा आसपास के गांवों तक में थी कि भाई बाबा भारती का घोड़ा जो है वो बहुत अच्छा है। सुल्तान की तो तारीफ ही तारीफ थी। तो वहाँ पर एक डाकू था खड़क सिंह, उसका दिल उसके ऊपर आ गया कि ये घोड़ा हमें चाहिए। उसने देखा, पहले तो बहुत तारीफ की, फिर बाबा भारती के पास आके देखा, कहा सवारी भी करवा दीजिए, उन्होंने करवा दिया। लेकिन बाबा भारती का दिल जो है वो धड़कने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसने कुछ मांगा वांगा नहीं और घुमा के ला के फिर रख दिया। फिर दूसरे दिन ऐसे ही घूमने जा रहे थे, सैर कर रहे थे अपने सुल्तान के साथ, और पीछे से एक ऐसे कंबल ओढ़ के एक व्यक्ति बैठा था, असहाय सा, बिल्कुल निर्धन सा बैठा किनारे पर। उसने आवाज़ दी कि बाबा बाबा बात सुनो। तो ऐसे आए, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा घोड़ा है? बोले हाँ। तो बोला कुछ दे दो। जैसे ही वो घोड़े से उतरे और उन्होंने कुछ देने के लिए इसके ऊपर हाथ बढ़ाया तो डाकू खड़क सिंह था वो, और उसने तुरंत अपना कंबल उतारा और सुल्तान के ऊपर बैठा और हवा की रफ्तार से भाग गया। जैसे ही आगे बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ने ही वाला था, मतलब बैठ के, तो बाबा खड़क सिंह ने, बाबा भारती ने उन्हें बुलाया और बोले सुनो, ऐसा करो कि तुमने ले तो लिया है घोड़ा, ठीक है, तुम ले जाओ, लेकिन इस बात को किसी और से न कहना, नहीं तो गरीब या असहाय के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इस कहानी को किसी से कहना मत। तो इस तरह से भरोसे की बात होती है कि पूरे उस समाज को, पूरे उस वर्ग के लोगों के लिए लोगों का भरोसा उठ जाता है केवल एक व्यक्ति की वजह से। जी हाँ, और कहानी की बात चली थी तो हम लोग फिर कथा सुधा सुन लें। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया।
उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है।
एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, अरे रे रे, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवों के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं? यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है?
उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये ज़रूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकव्वे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। तो भाई हमने सुना बड़े भाई साहब दूसरा भाग, और तीसरा भाग सुनने के लिए इंतज़ार करना होगा अगले सोमवार का। और इसी तरह से अब थोड़ा सौंदर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग आज गर्दन के कालेपन की बात कर रहे हैं, हमारे साथी लिख रहे हैं अक्सर बहुत ठंड के दिनों में शरीर की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से गर्दन पर भी कालापन हो जाता है। जो भाग अक्सर खुला रहता है उसमें भी कालापन आ जाता है। इस काले भाग पर नींबू दही आदि रगड़ने से ब्लीच हो जाता है और थोड़ा कालापन दूर हो जाता है। लगातार यही प्रोसेस करने से फ़ायदा मिल जाता है। इसी तरह से दही और नींबू के अलावा टमाटर जो है वो भी बड़ा कारगर है। हाँ। क्योंकि ये चीज़ें त्वचा की जो रंगत है उसको हल्का कर देती हैं। तो गर्दन का जो थोड़ा सा हिस्सा सांवला हो गया उसे भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लाइटनिंग के गुण पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको चाहिए टमाटर, उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाइए, थोड़ा सा दूध मिलाइए और जो पिसा हुआ टमाटर है वो इसमें मिला दीजिए अच्छे तरीके से, और 10 से 15 मिनट कम से कम गर्दन पे लगा के इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। और बाद में आप स्क्रब करते हुए हटाइए उसको, थोड़ा सा गीला करके रगड़ते हुए। हाँ, तो नहाने जब जाना है उसके पहले आप ऐसे उपाय कर सकते हैं कि बाथरूम में ही अपना ये पैक ले जाएं, लगाकर छोड़ दें, जब तक आप कपड़े रगड़ लें, हाथ पैर रगड़ लें और वो काम कर लीजिए। फिर बाद में उसे रगड़ के छुड़ा दीजिए। और एक दिन में नहीं है कि भाई गर्दन आपकी पूरी साफ हो जाएगी। फिर तो गर्दन ही साफ हो जाएगी अगर एक दिन में करेंगे आप। बुआ बचपन के वो दिन याद है ना, जब देखो हमारे साथी ने लिखा है कि सर्दी के मौसम में अक्सर हम एक महीना नहीं नहाते थे। ना नहाने के चलते हमारे गर्दन हाथ पर सब काले पड़ जाते थे। माँ हमारे ना नहाने से बहुत परेशान रहती थी। उनके बार बार कहने पर भी जब हम नहीं नहाते स्वयं हमें नहलाने लगती थी और खूब अच्छे से हमारे गर्दन पर प्लास्टिक के जूने से रगड़ती थी। इस तरह से ज़बरदस्ती नहा लेने के बाद जब हम अपना चेहरा शीशे में देखते तो खुद ही खुद को बहुत मुश्किल से पहचान पाते थे। इस तरह से सच्ची बात आप बीती कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर रोज़ हमें नियम से नहाना चाहिए, और वो भी किसी अच्छे कंपनी का साबुन लगाकर, और गर्दन क्या पूरा शरीर चमकाता हुआ नजर आता रहेगा।
तो लगभग यही बात हमारे साथी ये भी कह रहे हैं कि गर्दन का कालापन दूर करने के उपाय रोज नियम से नहाएं और साबुन अवश्य लगाएं। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप नियम से नहाएंगे, उन हिस्सों को हल्का रगड़ के भी साफ किया तो उतना ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बात की कि जब माँ रगड़ रगड़ के नहलाती थी तो अभी तो वो प्लास्टिक के जूने और अलग अलग तरह के बहुत सारे रगड़ने की चीज़ें निकल गई हैं। पहले एक वो तुरई हुआ करती थी, जब तुरई पक जाती थी और उसके जब बीज झाड़ देते थे और उस तुरई से रगड़ रगड़ के नहलाया जाता था। वो अभी भी मिलता है वैसे तो, बहुत सारे आप पेड़ों में देखेंगे तो तुरई है, उसका जो झावा जिसको कहते हैं, उसकी जाली जैसी चीज़ मिलती है, वो बड़ी प्यारी सी होती है, प्लास्टिक जैसी लगती है, लेकिन तो वो तो प्राकृतिक है, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो है कि अक्सर होता क्यों है ये भी समझना चाहिए। गर्दन में जैसे मोटी है और दरार पड़ी हुई, धारियाँ जो पड़ जाती हैं तो एक के ऊपर एक मांस आ जाता है, उससे होता है कि आपकी सफाई नहीं होती है। यही इसका उल्टा होता है कि जो अंदर रहता है वो सफ़ेद रह जाता है और बाहर वाला हिस्सा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी धूप की जो होता है सनबर्न की वजह से टैनिंग हो जाती है। ये तो उन लोगों के साथ जिनकी गर्दन का आकार बड़ा छोटा होता है, कईयों की तरह बड़ी लंबी सुराहीदार सी गर्दन होती है, कई लोगों की गर्दन का आकार ही छोटा होता है, तो वो छोटेपन में जब वो धारियां बनती हैं तो अंदर जो धारियों में दबा हुआ हिस्सा है वो गोरा गोरा नजर आता है और बाकी जो हिस्सा जहाँ सूरज की छाया पड़ रही है वो टैनिंग से थोड़ा सांवला सा नजर आने लगता है, तो वो रंग भेद पूरा नजर आता है आपकी त्वचा पर। वैसा ना हो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखा करिए जी। इसके लिए इसको ढक के चले, गर्दन को भी अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे टैनिंग की बात आती है तो उसमें बेसन आदि बहुत कारगर होता है ना। इसके अलावा शहद में कॉफ़ी मिलाकर भी आप थोड़ा सा लगाकर स्क्रब कर सकते हैं। तो स्क्रब करने से जो ऊपर का मृत त्वचा होती है, जो एक लेयर होता है, वो परत निकल जाती है और आप नियमित रूप से हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसी जो घरेलू नुस्खे हैं उन्हें करेंगे तो बड़े कारगर होंगे। और इतना कारगर होते हैं जहाँ सौंदर्य प्रसाधन जो बाजार से हम लेकर आते हैं वो भी उतना अच्छा नतीजा हमें नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही बेसन और नींबू का पेस्ट लगाने से भी गर्दन का कालापन दूर होता है। एक कटोरी में आप 1 चम्मच बेसन लीजिए, उतने ही मात्रा में नींबू का रस डाल लीजिए और गर्दन पर 10 से 15 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिए। फिर वैसे ही जैसे कहा हम लोगों ने, रगड़कर हल्के हल्के से रगड़कर साफ करिए इसको, तो ठीक हो जाएगा, है ना। इसी तरह से दूध में हल्दी मिलाकर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि दूध और हल्दी दोनों में ही वो गुण हैं जो आपकी त्वचा की रंगत को हल्का करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथी की भाई समस्या है, मेरी नातिन के गले पर गोलाई से काले रंग का घेरा जन्मजात है, उसका रंग साफ है पर गले का वो कालापन अलग से दिखाई देता है। बहुत कोशिश की, सब इलाज किया, पर आज वो 10 साल की हो गई है, कालापन जाता नहीं, तो कपड़े अब ऐसे पहनती है जिससे गर्दन ढकी रहती है। हालांकि ठीक है, आपने उसको छुपाया, लेकिन छुपाने की जरूरत नहीं है, जब है तो है। और जन्मजात जो चीजें हैं उन्हें आप ज्यादा किसी भी परेशान तरीके से नहीं कर होना भी नहीं सकते हैं। वह घड़ी की सुइयां फिलहाल कह रही हैं कि सयोनारा कहने का समय हमारा आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो इसी वादे के साथ हम विदा लेते हैं। स्वीकार कीजिए बुआ और चंचल वर्मा का नमस्कार। विविध भारती।